हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है नेशनल इनकम बेसिक्स। हम नेशनल इनकम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर जाकर उसे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको जो भी देखना हो उस वीडियो में नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक शब्दों का डिस्कशन करेंगे कि नेशनल इनकम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसका मतलब हमें अच्छे से पता होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है अगर हमें उसके शब्दों का अर्थ पता है तो इन दिस वीडियो वील बी डिस्कसिंग द सेम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जिस शब्द का मतलब समझेंगे वो है गुड्स। इन इकोनॉमिक्स में गुड्स इज़ डिफाइंड एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट which is man-made that could command price in the market, and these are materials that satisfy human wants and provide utility. Okay, ये जो हमने पोर्शन अंडरलाइन करा है दिस इज सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ द डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक्स में हम अगर शब्द पढ़ रहे हैं गुड्स, तो गुड्स शब्द का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिज़िकल है, हमें दिख रही है, उसका एग्जिस्टेंस हमको नज़र आ रहा है। ओके, दूसरी चीज़ एक मैन मेड चीज़ है, इंसान ने बनाई है। तीसरी चीज़ जिसकी कीमत लगाई जा सकती है। चौथी चीज़ मार्केट में मिलती है। और आखिरी एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करके उसे सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, आई थिंक आपको गुड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि गुड्स हम कुछ ऐसा नहीं डिफ़ाइन करें कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है। हम बोल रहे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ के अंदर ये पांचों फीचर्स आपको दिख जाएं तो आप समझ लीजिए कि वो एक तरह का गुड है। ओके, हमको फिज़िकल अपीयरेंस दिखे, हमको वो मैन मेड दिखे, उसकी कीमत लगे, वो मार्केट में बिके और ह्यूमन को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करे। एक नॉर्मल छोटी सी टॉफ़ी से लेके बड़ी सी कार तक सब गुड्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सबके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एक छोटी सी टॉफ़ी भी फिज़िकल उसका अपीयरेंस है, हमें दिखती है, मैन मेड है, 1 रुपए में मिलती है, मार्केट में बिकती है और उसे खा के छोटे बच्चों की वांट सेटिस्फाई हो जाते हैं। दैट्स वाई वो टॉफ़ी भी गुड कहलाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं विच इज़ कंजम्पशन गुड्स। दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। वो वाले गुड्स जो हम तुरंत ख़रीदते ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, मिल्क, एग, ब्रेड बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा सामान जैसे हमने जैसे ही ख़रीदा तुरंत हम उसे कंज्यूम करने लग गए, यूज़ करने लग गए, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट capital goods, those final goods which help in production. These goods are used for generating income. These goods are fixed assets in the producers, for example plant and machinery. अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी कैपिटल गुड्स की। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जो चीज़ें ख़रीदते हैं, वो जो मशीनें ख़रीदते हैं, उस मशीन में भी तो गुड्स के फीचर अवेलेबल होते हैं। वो मशीन भी हमको दाम लगा के मिलती है, वो मशीन भी मार्केट में बिकती है, वो मशीन भी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो मशीन भी हमको फिज़िकल दिख रही है। तो सारे ही फीचर्स हमको एक मशीन में दिखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स मशीनें क्यों लेते हैं? एंटरप्रेन्योर्स मशीनें लेते हैं फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, फाइनल गुड्स मतलब जो एक इंसान कंज्यूम कर ले डायरेक्टली, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कंजम्पशन गुड्स या फिर फाइनल गुड्स और लगभग सेम थिंग होते हैं। तो हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर लें और उसका यूटिलाइजेशन कर लें। तो मशीन एक तरह का, इसको हम कहते हैं एक कैपिटल गुड है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई मशीन ख़रीद रहा है तो उससे अपने लिए चीज़ें नहीं करता, उससे वो कुछ सामान बनाएगा या फिर कोई सर्विस देगा, तब जाकर उससे वो इनकम को जनरेट करेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गन्ने में से चीनी बनाने वाली मशीन को ले आए, ओके, अब उस गन्ने में से चीनी बनाने वाली मशीन को हम सिर्फ अपने घर में यूज़ करके चीनी नहीं निकालेंगे। हम उस मशीन से जब चीनी निकालना शुरू करेंगे तो उस चीनी को ले जाकर हम मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो हमारे लिए वो मशीन ख़रीदना वो एक कैपिटल गुड थी, क्योंकि उस मशीन को ख़रीदने के बाद हमने चीनी का प्रोडक्शन किया जिससे हमने इनकम कमाई और फिर
हमने उसको बेचा मार्केट में, तो वो हम उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में आ गए। ठीक है, तो वो हो गया कैपिटल गुड। नेक्स्ट इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली, या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बस वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेकरी वाला है, वो बेकरी वाला डो ख़रीदता है, उस डो को यूज़ करके वो बनाता है केक। ओके, तो उस बेकरी वाले के लिए डो क्या हो गया? डो हो गया एक तरह का इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो डो की मदद से फिर केक बना रहा है और फिर उस केक को मार्केट में बेचता है। ओके, दैट्स वाई वो उसका बन गया इंटरमीडिएट गुड। वो अपने खुद के लिए इतना ढेर सारा डो नहीं खरीदेगा, ठीक है। या फिर हम अगर कहीं फॉर एग्जांपल कहीं भंडारा हो रहा है, तो भंडारा अगर हो रहा है तो बड़ा किलो भर आटा और ये सारी चीज़ें आती हैं, मैदा आता है, तो वो सारा किलो भर हम डायरेक्टली खाने नहीं बैठ जाते, उसको कन्वर्ट करते हैं और पूड़ी में, ठीक है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है पूड़ी। उसके बाद वो पूड़ियाँ मार्केट में बिकती हैं, ठीक है, तब जाकर लोग उन पूड़ियों को खाते हैं। तो हम तभी खाएंगे जब हमको फाइनल सामान मिल रहा है, हम रॉ मटेरियल नहीं खा सकते। इसीलिए जो प्रोडक्ट्स, जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन में, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इज़, अच्छा इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, दीज गुड्स डू नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली। ये जो मैंने अभी आपको बोला कि हम डायरेक्टली उसको लेकर आकर हमारा उससे काम नहीं बनेगा जब तक वो कंप्लीट फॉर्म में हमको नहीं मिले। हमको केक चाहिए, हमको ढेर सारा आटा नहीं चाहिए, हमको डो नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी कभी हम अपने कैपिटल में, चाहे वो मशीनें हो चाहे वो पैसा हो, जब हम और इनको बढ़ाते हैं, 2 करोड़ था हमारे पास, हमने उसको 2.5 करोड़ करा, 4 मशीनें थी हमारे पास, हमने उनको 10 करी, तो हमने क्या करा? अपने मशीन और पैसे में एडिशन करा। तो जब कभी हम किसी भी चीज़ में पैसे का एडिशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इससे देखिए हमारा कैपिटल फॉर्म हो रहा है। पहले हमारे पास 2 करोड़ रुपए थे, अब हमारे पास 2 से ज़्यादा 2.5 करोड़ रुपए हो गए। मशीन पहले 2 थी, अब 4 हो गई। तो धीरे धीरे हम अपने कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन सेम थिंग, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम अपने स्टॉक में चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमने बोला कि ये 2 करोड़ से 2.5 करोड़ करे, 2 मशीन से 4 मशीनें करी, लेकिन यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट वैल्यू में फिक्स्ड एसेट की ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एग्जाम्पल एक मशीन है, हमने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए में, ठीक है, 5 साल के बाद क्या वो मशीन उतनी ही वैल्यू की बिक सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत में गिरावट आएगी, क्योंकि वो एक फिक्स्ड कैपिटल है और लगातार यूज़ करने से, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टियर उसके अंदर आ जाना इज़ वेरी नॉर्मल, और वो बड़ी पुरानी भी हो जाएगी, हम ये भी मानकर चल रहे हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कोई भी फिज़िकल मशीन जो कि फिक्स कैपिटल है, जो एक अच्छी खासी मशीन है, वो जिस हालत में हम ख़रीदते हैं उसी हालत में हमेशा नहीं रहती, वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती है, मतलब पुरानी होती है। जैसे हम कार निकालते हैं ना, अगर हमने कार निकाली शोरूम से, तो शोरूम में तो हमने उसको 10 लाख रुपए दिए, लेकिन शोरूम से वो जैसे ही रोड पे आती है तुरंत उसका दाम गिर जाता है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो आप तो एक मशीन को लंबे समय तक चलाते हो, तो कोई चीज़ अगर आपने 2 करोड़ में ख़रीदी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो मशीन आपकी 2 करोड़ रुपए में ही बिकेगी भी। वो वेयर एंड टेयर करने से, यूज़ करने से लगातार उसकी कीमत में फॉल आ जाता है। नेक्स्ट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। जब कभी हम अपने कैपिटल में या अपने फिजिकल स्टॉक में कुछ बढ़ाते हैं, उसका सम, उसका टोटल कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन ऐड होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रॉस। जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा नेट। ओके, अब हम नेट पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। नेट एडिशन मेड टू रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट एक्सक्लूड्स डिप्रिसिएशन। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि हमारे पास जो भी सामान है, जो भी मशीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका धीरे 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 क्या लगता है उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे पुरानी होती चली जा रही है। हम अपने फिज़िकल स्टॉक में, हम अपने स्टॉक में कितना पैसा लगा रहे हैं, और जिसमें एडिशन है डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, उस पुरानी मशीन में कितने रुपए का वो बिकेगी, वो अमाउंट भी ऐड है, प्लस हम अपनी तरफ से भी पैसे लगा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उन दोनों का जोड़ कहलाता है ग्रॉस। अगर हमें नेट निकालना है कि हमको कन्फर्म बताओ तुम डेप्रिसिएशन माइनस करके, देखिए अगर देखा जाए तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि हमने कितना पैसा अपना सच में हमारा स्टॉक कितने रुपए का या कितना हम रुपए लगा रहे हैं। तो अच्छी जो एक डेफिनेशन है वो होती है नेट, क्योंकि नेट आपके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देती है। ठीक है, अगर हम अपनी मशीनों में जो भी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने का हमने इन्वेस्टमेंट करा है अपने कैपिटल गुड्स में। अदरवाइज़ उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड होता है तो हमको एग्जैक्ट डिजिट नहीं मिलती। ऑलराइट, तो ये हो गई नेट इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है अगला टर्म, स्टॉक्स। वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टॉक। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक वक्त पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम नाप सकते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ और इन्वेंट्री। फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के तक हम उसे नापें। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हर साल हम अपनी चेक करते हैं, सॉरी आई थिंक दिस इज़ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हम अपनी हर साल चेक करते हैं तो वो भी एक फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम हम चेक करते हैं, ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है। चेंज इन स्टॉक, ये भी हमारा चेंज होता रहता है। तो फ्लो देखिए, फ्लो आप समझिए जो लगातार बहे। ठीक है, फ्लो का बेसिक मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हम उसको मेजर करें वो कहलाता है फ्लो। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, इधर एक वक्त, एक पर्टिकुलर समय इन्वॉल्व है। इधर जैसे कि नेशनल इनकम निकालने का भी एक तरीका होता है और वो पूरे साल की नेशनल इनकम एक फ़्लो की तरह हम उसे निकालते हैं। हर साल हर वक्त नहीं निकालते या हम उसे चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टॉक मतलब इकट्ठा माल, ये फ़्लो नहीं कर रहा है, एक जगह रुका हुआ है। और फ्लो मतलब इधर जो फ्लो का क्या मतलब है, फ्लो का मतलब है ये लगातार बह, जैसे नेशनल इनकम ये लगातार हर पल हर मिनट चेंज हो रही है। स्टॉक हमारी वेल्थ, हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं ये थमी हुई हैं। हमने 4 ज़मीनें खरीदी तो 4 ज़मीनें रुकी रहेंगी, वो कहीं बहेंगी नहीं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन नेशनल इनकम हर पल हर वक्त चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, बहुत ही आप सब ने उस वीडियो को पसंद करा था, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पता तो आप प्लीज़ वहाँ से जाकर देखिए, तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं उतना डीप में नहीं पढ़ाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ ये वाला टॉपिक, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बेसिक के लिए आप इधर सुन भी सकते हैं। इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स and services and money income among different sectors in the economy. It is circular in nature. It has neither any end nor any beginning. It helps to know the functioning of the economy. एक देश में, ठीक है, एक देश में पैसा कैसे आता है और वो पैसा कैसे कैसे खर्च होता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, हमने आज किसी से 2 रुपये का सामान खरीदा तो वो 2 रुपये उसको दे दिए, कल को वो 2 रुपये किसी और को दे देगा, फिर वो 2 रुपये किसी और को दे देगा। तो इस प्रोसेस का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अपने देश में पैसा ऐसे 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 गोल 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 घूमता रहता है। आज किसी के हाथ में 500 का नोट है, कल वो नोट किसी और के हाथ में होगा।
फिर वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेज कि इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो एक देश में होता है वो इस तरह से कुछ गोल गोल होता है, और इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये चीज़ प्रोसेस लगातार चलता रहता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। आप इसको प्लीज़ वॉच कर लें फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद एक टर्म आ जाता है लीकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। लीकेज मतलब अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे हमारे देश में 5 करोड़ रुपए फ्लो कर रहा है, मतलब 5 करोड़ रुपए घूम रहा है। अब हम बोलें कि उस 5 करोड़ में से गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको टैक्स दे दो, या लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। तो जो आदमी सेव कर रहा है, जो आदमी टैक्स भर रहा है, जो आदमी बाहर से चीज़ों की शॉपिंग कर रहा है, वो पैसा अपने पास रोक लेगा। ठीक, अगर हमें सेविंग करनी है और हमारी 20,000 रुपये सैलरी है, तो 20,000 में से पहले तो हम 10,000 रुपये अलग ही कर देंगे और सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करेंगे। तो देश में कितना रुपये देश में पहुंचा? केवल और केवल 10,000, बल्कि हमारी इनकम कितनी थी? 20,000। ऑलराइट, तो हम वो पैसा जो विथड्रॉ कर लेते हैं, खर्च नहीं करते, उसको हम कहते हैं कि वो पैसा लीकेज है। मतलब वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, वो देश की इनकम में आ नहीं पाया, वो लीक हो गया पहले ही। ऑलराइट, इस लीकेज शब्द का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो को देख लेंगे। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एडेड। जब कभी गवर्नमेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अपने पैसे ऐड करे, उसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा? इंजेक्ट कर दिया। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो दवाई हमारी नसों में पहुंच जाती है, वैसे ही गवर्नमेंट अगर चाहे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा पहुंचा सकती है। कैसे पहुंचाएगी? इन्वेस्टमेंट करके, एक्सपोर्ट्स करके। इंडिया अगर बाहर सामान भेजेगी तो इंडियन इकोनॉमी में आएगा पैसा। इट इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। तो इंजेक्शन करना इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। लीकेज करने से हमारी इंडियन इकोनॉमी में पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग पैसे विथड्रॉ करके अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक टेरिटरी। Economic or domestic territory is the geographical territory administered by government within which persons, goods and capital circulate freely. ये एक बाउंड्री है, एक जोग्राफिकल बाउंड्री है जहाँ पर हम इंसान, सामान, गुड्स, पैसा आराम से फ्लो कर सकता है। ठीक है, हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री क्या है? फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से लेके इधर तक। ठीक है, हम बस इसी जोग्राफिकल टेरिटरी में घूम सकते हैं, हम कहीं और जाकर फ्रीली नहीं घूम सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी केवल इतनी ही है। ओके, अब इसका स्कोप क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन कौन आता है? पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। एम्बेसीज आती हैं, कंसुलेट्स आते हैं, मिलिट्री बेसेस आते हैं लोकेटेड अब्रॉड, वो सब भी हमारी टेरिटरी में आएगा। अगर हमारे देश की मिलिट्री या हमारे देश की एम्बेसी किसी और देश में तो है, तो वो हमारे ही देश का पार्ट तो काउंट होगा हमारे देश में। शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 or more countries, फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। हमारे खुद के मछुआरे अगर यहाँ नहीं है, फिशिंग वेसल्स कहीं और किसी और देश में है, लेकिन काउंट वो हमारे यहाँ का होगा। दूसरा टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए नॉर्मल रेजिडेंट और ये वर्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट हम किसी भी इंसान को अपने देश का तब कहेंगे जब वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूट जो कि नॉर्मली देश में रिसाइड करे और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसा कमाने का ज़रिया अगर किसी भी पर्टिकुलर देश में है, तो हम क्या कहेंगे कि इस इंसान जो है वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो हमारे यहाँ रहकर पैसे कमा रहा है तो वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। अब नॉर्मल रेजिडेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। वो वहाँ नौकरी भी करते हैं लेकिन फिर भी वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों? ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल्स इन फॉरेन एम्बेसीज। ओके, आप उस देश की एम्बेसी में काम करते हो लेकिन आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। कमर्शियल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, बहुत टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो, तो आप मल्टीपल देशों में जाओगे लेकिन उन मल्टीपल देशों के सिटीज़न नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप वहाँ पर पैसा कमाने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हो।
नेक्स्ट, पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं लाइक WHO, IMF, यूनेस्को, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट पूरे देश का या जिस जिस देश में वो काम करते हैं वहाँ का नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे उस देश का जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया का कोई एक आदमी UNO में काम करे या IMF में काम करे या WHO में काम करे, ठीक है, तो उसे देश से तो बाहर ही रहना पड़ेगा। जब वो देश से बाहर रह रहा है तो क्या हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे यहाँ का सिटीज़न नहीं है। हम उसे इसलिए सिटीज़न मानते हैं क्योंकि वो उसकी वहाँ पर जॉब है, उसने अपनी सिटीज़नशिप गिव अप नहीं करी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए जो कि इस पर्टिकुलर टर्म को एग्जेम्प्ट करते हैं। सो विद दिस आई होप आपको कुछ बेसिक टर्म समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई वैल्यूएबल सजेशन देना है तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much all of you for watching the video.